कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, बट हम यहां पे इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सपोज करो ये आदमी दूर चला गया, तो क्या अब ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसकी आवाज इस तक पहुंचेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम दूर हो एक दूसरे से तो आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो एंशियंट टाइम से ही लोगों ने कोशिश की है कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जो है उसको स्मूथ और आसान बनाया जा सके। तो इस दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट काम तब हुआ जब पेन और पेपर का आविष्कार हुआ, क्योंकि अब हम एक दूसरे को लेटर्स लिख सकते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता था, बुक्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता था। इनफैक्ट बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो राइटर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, और ये तो इतना अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का कि राइटर मर भी जाए तब भी वो सदियों तक आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ डूइंग लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। इनफैक्ट लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे इंटरेस्टिंग एक कहानी बताऊं मैं आपको। ये अकबर राजा है और ये उसकी रानी। तो एक बार ये रानी जो है वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम राजाओं की बहुत सारी रानी होती थी, तो सब अलग अलग महल में रहती थी। तो अकबर एक महल में रहता था और ये जो रानी थी वो पास के किसी शहर में दूसरे महल में रहती थी। अब अकबर ये चाहता था कि जैसे ही बच्चा हो रानी को, वैसे ही उस तक खबर आए जल्दी से जल्दी। तो उस जमाने में तो खबर कैसे पहुंचती एक शहर से दूसरे शहर तक? तो एक घोड़सवार होता और वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन राजा तक लाता, लेकिन इसमें तो 3-4 दिन लग सकते थे और राजा को इतना पेशेंस नहीं था। तो राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल क्योंकि उस टाइम बहुत इंटेलिजेंट था। तो राजा ने बोला, यार बीरबल तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, कुछ ऐसा उपाय करो कि रानी को जैसे ही बच्चा हो मुझे जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिले। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो अब बीरबल को अब तो कुछ करना ही था। तो बीरबल ने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करी। हालांकि बहुत आसान है वो टेक्निक, लेकिन वो इतनी अच्छी है कि आज भी उस टेक्निक को यूज किया जाता है। हम देखेंगे कैसे। बट बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने दोनों शहरों के बीच में कुछ कुछ दूरी पे बहुत सारे ड्रमर्स बैठा दिए, बहुत सारे ड्रमर्स बैठा दिए। तो अब क्या हुआ? जैसे ही रानी को बच्चा हुआ, बच्चा रोया, इस ड्रमर ने रोने की आवाज सुन के ड्रम बजाया कस कस के। ये आवाज इस तक पहुंची, तो इस ड्रमर ने आवाज बनाया, ड्रम बजाई कस कस के, तो इस तक आवाज पहुंची। फिर ऐसे करते करते राजा के पास आवाज पहुंच गई जल्दी जल्दी, और इस तरीके से राजा को इंफॉर्मेशन मिल गई। सो द पॉइंट इज कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, और उसको स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए हमेशा से ही हमने कोशिश की है। खैर आज के जमाने की बात करें तब तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एक मोबाइल का बटन दबाओ और किसी से भी बात कर लो। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि ये सारे जो डिवाइसेज हैं जिनसे लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन किया जाता है, ये किस फिलॉसफी पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन के दो मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दूसरा ब्रॉडकास्ट। जैसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का एग्जांपल है टेलीफोन। इसमें क्या होता है कि एक आदमी बात कर रहा है और एक आदमी सुन रहा है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल है टेलीविजन। इसमें क्या होता है कि एक आदमी बोल रहा होगा और हजारों लोग सुन रहे होंगे, दैट इज ब्रॉडकास्ट। बेसिक वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हम देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के पीछे बेसिक क्या फिलॉसफी होती है। ये भी दो तरीके के होते हैं, जैसे वायर्ड, जैसे कि टेलीफोन, वायरलेस सिस्टम्स जैसे कि ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, वाईफाई। तो हालांकि हम ज्यादा बात वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स की ही कर रहे होंगे, पर थोड़ा सा हम वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो वायर्ड में आप टेलीफोन के बारे में सोचें
ताकि आपको समझने में आसानी हो। वायर्ड सिस्टम समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेलीफोन। ये एक वायर्ड सिस्टम है, इसको लेके हम समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो टेलीफोन में क्या होता है, एक एंड पे आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, दूसरे एंड पे आदमी को वो साउंड मिल जाती है। तो ये बीच में क्या हो रहा होता है, लेट्स सी। तो जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो तो वो एक ब्लॉक में जाती है, जिसको होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वो जो ब्लॉक है वो करंट प्रोड्यूस करता है I1। देखें क्या है कि जो आप साउंड बोल रहे हो वो उसको तो यहां से यहां तक भेजना पॉसिबल नहीं है, साउंड बहुत दूर नहीं जा सकती। इसलिए ये ब्लॉक क्या करता है, इस साउंड एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करता है, और करंट को दूर ले जाया जा सकता है, इसलिए इस ब्लॉक को हम यूज करते हैं। दूसरा, ये जो करंट है यहां पे, वो वेरिंग करंट प्रोड्यूस होता है। वो तो होना ही था, क्योंकि आप जैसे बोलते हो उसके अकॉर्डिंग ये करंट बनता है। जैसे आप जहां तेज से बोलोगे तो यहाँ करंट ज्यादा बनेगा, आप धीरे बोलोगे तो करंट कम बनेगा। अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग चीजें बोल रहे होगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी अलग होगी। तो बेसिकली ये ट्रांसड्यूसर इस साउंड को टाइम वेरिंग करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम होती है, इस करंट को दूर नहीं भेजा जा सकता। इस करंट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण इसको दूर नहीं भेजा जा सकता। वो क्या प्रॉपर्टीज है ये हम बाद में देखेंगे। तो हम एक दूसरा ब्लॉक लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। वो इस करंट को लेता है और इससे दूसरा करंट बनाता है I2। ये क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस करंट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसको दूर नहीं भेज सकते। तो ये जो ब्लॉक है वो प्रॉपर्टी को चेंज करता है और दूसरा करंट बनाता है जिसको दूर भेजना आसान है। अब ये कैसे वो काम कर रहा है ये इस चैप्टर का मेन एम है, और ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। अब क्या करते हैं, इस करंट को, I2 करंट को कॉपर वायर, टेलीफोन के केस में कॉपर वायर यूज किया जाता है, उसके ऊपर दूर तक भेजते हैं। फिर अब ये दूसरा एंड शुरू होगा जहां पे इस आदमी को आवाज सुनाई देगी। इस दूसरे एंड पे क्या होता है, एक रिसीवर नाम का ब्लॉक होता है। ये ट्रांसमीटर का उल्टा काम करता है। ये I2 करंट लेता है और I1 करंट बनाता है, जो यहां पे था I1 करंट। ठीक है, नाउ इसको ट्रांसड्यूसर नाम के ब्लॉक से पास करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर इस ट्रांसड्यूसर का उल्टा काम करता है, मतलब ये करंट लेता है और उसे साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस आदमी को साउंड सुनाई देती है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल सिस्टम काम करता है। जैसे देखो यहां पे एक लेडी जो है वो फोन पे बात कर रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब ये लेडी बोल रही है तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है जो इसमें जा रहा है रिसीवर में। ये जो है ये कुछ नहीं है बल्कि दिस इज ट्रांसड्यूसर। ये जो है ये ट्रांसड्यूसर है। ये लेडी के साउंड को लेता है और इसको करंट में कन्वर्ट करता है। अब देखें इससे यहां तक करंट जा रहा है, वायर के थ्रू करंट जा रहा है, तो इसका मतलब साउंड जो है वो करंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो दिस इज अ ट्रांसड्यूसर। लेकिन ये जो करंट है वो अब इस ब्लॉक में जाता है। ये जो ब्लॉक है वो ट्रांसमीटर है। ये I1 करंट को लेता है, इस I1 करंट को, और इससे I2 करंट बनाता है, I2 करंट, I2। अब लेडी के घर से वायर निकल रही होगी जो इस I2 करंट को लेके निकल जाएगी। वैसे दूसरे एंड पे भी हम फोन पे ही बात करते हैं, तो वहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। ओके, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, टेलीविजन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप सपोज करें कि टेलीविजन स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आपके घर तक पहुंच रहा है। तो पहले हम देखेंगे टेलीविजन स्टेशन पे क्या होता है। मोर लेस वही काम हो रहा होता है जो वायर्ड कम्युनिकेशन में होता है। देखते हैं। तो स्टेशन पे, टेलीविजन स्टेशन पे साउंड या वीडियो प्रोड्यूस होता है जो ट्रांसड्यूसर से पास करते हैं, जिसको करंट में कन्वर्ट करता है पहले की तरफ। फिर इसको ट्रांसमीटर से पास करते हैं, तो ये दूसरा करंट I2 बनाता है। रीजन ट्रांसमीटर का वो ये जो पहले था। अब क्या होता है, ये जो करंट है वो एंटीना को फेड किया जाता है, एंटीना को दिया जाता है। ये जो एंटीना है वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करती है। तो ये टेलीविजन स्टेशन पे हो रहा होता है। तो टेलीविजन स्टेशन पे साउंड या वीडियो प्रोड्यूस हुई और उसको फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह एंटीना से इमिट कर दिया गया। आपके घर पे क्या होता है,
आपके घर पे एंटीना लगा होता है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है, फिर वो उससे करंट बनाता है, वो रिसीवर में जाता है और फिर ट्रांसड्यूसर में जाता है, पहले की तरह बिल्कुल, और उससे साउंड या वीडियो प्रोड्यूस होती है जिसको हम देख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल दोनों सिस्टम है, वायर्ड हो या वायरलेस, सेम ही काम होता है, बट इसमें वायर के ऊपर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन किया जाता है और यहां पे एंटीना के थ्रू स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाती हैं। सही है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, टेलीविजन का एग्जांपल लेके बताया आपको मैंने, बट ये टेलीविजन के लिए नहीं, सारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में यही हो रहा होता है, चाहे वो ब्लूटूथ हो, मोबाइल फोन हो, वाईफाई हो, सब में बेसिक फिलॉसफी यही होती है। अब जैसे एक वर्ड आता है चैनल, जैसे यहां पे कॉपर वायर को चैनल बोलेंगे और यहां पे स्पेस को चैनल बोलेंगे। पर चैनल का मतलब वो चीज जिसके ऊपर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करवाया जा रहा हो। एक और टर्म कई बार यूज किया जाता है, मैसेज सिग्नल। ये जो I1 करंट है, ट्रांसड्यूसर का आउटपुट, उसको मैसेज सिग्नल या कई बार सिर्फ मैसेज या कई बार सिर्फ सिग्नल बोला जाता है। तो देखें, ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ब्लॉक डायग्राम मतलब किसी भी सोर्स से कुछ मैसेज सिग्नल आएगा, ये बेसिकली ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है जिसको हम I1 बोल रहे थे। दिस इज बेसिकली आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर। वो आ रहा है किसी भी तरीके से, उसको ट्रांसमीटर में डाला गया। मैंने आपको बताया कि ट्रांसमीटर इसको दूर भेजने लायक बनाता है, फिर चैनल के थ्रू इसको दूर भेजते हैं। वायर्ड वाले केस में कॉपर वायर था चैनल, और वायरलेस वाले केस में, टेलीविजन के केस में फ्री स्पेस था। फिर दूसरे एंड पे रिसीवर उसको रिसीव करता है। ये जो सिस्टम होता है, ट्रांसमीटर चैनल प्लस रिसीवर, ट्रांसमीटर चैनल प्लस रिसीवर, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। और एक और चीज है यहाँ पे, नॉइज। ये क्या होता है, जब सिग्नल चैनल से गुजर रहा होता है, ये सपोज करें फ्री स्पेस से गुजर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजर रही है, तो उसमें और भी बहुत सारी फालतू की चीजें ऐड हो जाती हैं जिनको हम नॉइज बोलते हैं। ये अनवांटेड होता है, हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी नॉइज ना है। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, और इसमें जो डिफरेंट ब्लॉक्स यूज होते हैं उनकी यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है। जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं फिर से। सिग्नल, ये जो मैसेज सिग्नल था उसकी कुछ और चीजें और प्रॉपर्टीज हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो सिग्नल होता है, पहले तो ये दो तरीके का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। जैसे कि अगर ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, जैसा कि हमने देखा था, तो इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, ये कंटिन्यूसली वेरी करता है। लेकिन कई बार हो सकता है कि वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करता हो, बल्कि डिस्क्रीट वे में वेरी करता हो। डिस्क्रीट वे में मतलब करंट की जो वैल्यू है वो जब होगी तो कांस्टेंट होगी, और जब नहीं होगी तो जीरो, फिर होगी तो कांस्टेंट, फिर नहीं होगी तो जीरो। तो आप देखें डिस्क्रीट वे में वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसा सिग्नल है तो इसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे, आपने सुना होगा कि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो वो कुछ ऐसा ही हो रहा है। पुराने जमाने में ऐसे सिग्नल्स बनाया करता था ट्रांसड्यूसर, अब जो ट्रांसड्यूसर्स आते हैं वो जनरली इस टाइप के सिग्नल्स बनाते हैं। बट एनीवेज, हमारे लिए तो दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना डिफिकल्ट है। पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं, इस थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, बस इसका मतलब समझेंगे। एनी सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ लॉट्स ऑफ साइन फंक्शंस। एनी सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ लॉट्स ऑफ साइन फंक्शंस। तो साइन फंक्शन तो आप जानते ही हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, आप देखें, जैसे ये एक सिग्नल है मेरे पास, बहुत अजीबोगरीब सा सिग्नल है। तो ये अजीबोगरीब सा जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम बहुत सारे साइन फंक्शंस लें, दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे साइन फंक्शंस लें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। कौन सी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वो हम इस कोर्स में देखने वाले नहीं है, वो बहुत हाई लेवल की चीज हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट साइन फंक्शंस लें, बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, उन सबको जब हम ऐड करें तो हमें ये सिग्नल मिल जाए। इट्स पॉसिबल। वैसे ही इस सिग्नल को भी हम बना सकते हैं।
ऐसा पॉसिबल है कि हम बहुत सारे साइन फंक्शंस लें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, उनको ऐड कर दें तो ये वाला सिग्नल बन जाए। तो ये थ्योरम यही बोलती है कि कोई भी सिग्नल हो हमारे पास, कोई भी सिग्नल हो, उसको बहुत सारे साइन फंक्शंस के सम से बनाना पॉसिबल होता है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम सेज। जैसे एग्जांपल देखें, ये ह्यूमन साउंड का सिग्नल है। कहने का मतलब है कि ट्रांसड्यूसर को साउंड सप्लाई की गई एक आदमी की, और उसने ये करंट प्रोड्यूस किया, सही है। तो ये ह्यूमन साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक करंट है जो इस तरह से वेरी कर रहा है। ये बहुत अजीब सा लग रहा है, बट इज पॉसिबल कि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव लें, उनको ऐड करें तो ये मिल जाए हमें। तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव? तो साइन वेव्स फ्रॉम 300 हर्ज टू 3100 हर्ज, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच की साइन वेव्स ले लेके जब हम ऐड करते हैं तब हमें ह्यूमन साउंड का वेवफॉर्म मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, म्यूजिक का। म्यूजिक का ये वेवफॉर्म है, कुछ सपोज कर लें आप। म्यूजिक का वेवफॉर्म और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन साउंड में तो सिर्फ ह्यूमन साउंड ही होती है, लेकिन म्यूजिक में ह्यूमन साउंड भी है प्लस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पियानो, गिटार, उन सब की भी आवाज होगी। तो इसको भी बनाया जा सकता है बाय सम ऑफ लॉट ऑफ साइन वेव्स। तो उनमें जो साइन वेव्स की जरूरत पड़ती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक वेरी करती है। कहने का मतलब है कि इसको बनाने के लिए जो साइन वेव्स की जरूरत पड़ती है, उन साइन वेव्स की फ्रीक्वेंसी इन दो नंबर्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो इस केस में अब देखें, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2800 हर्ज, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2.8 किलो हर्ज। तो इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ ऑफ ह्यूमन साउंड, बैंडविड्थ ऑफ ह्यूमन साउंड। वैसे म्यूजिक के केस में भी इन दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, बट क्योंकि ये नंबर बहुत ही कम है तो सबट्रैक्ट करने पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 हर्ज ही आ जाएगा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20 किलो हर्ज। तो हम बोलेंगे म्यूजिक का जो बैंडविड्थ होता है वो 20 किलो हर्ज होता है, लाइक दिस। ये मतलब हुआ बैंडविड्थ का। आई होप आप समझ गए होंगे। बैंडविड्थ ऑफ चैनल, तो अभी हमने बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल देखा था, अब बैंडविड्थ ऑफ चैनल देखेंगे। तो चैनल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, जैसे टेलीफोन में कॉपर वायर यूज होता है, वायरलेस कम्युनिकेशंस में स्पेस, हवा का यूज होता है, उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है। जैसे इंटरनेट में, जो कि मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। शायद आपको इसके बारे में पता हो, बट एनीवेज नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम सिग्नल भेज रहे हो, इनकी भी अपनी बैंडविड्थ होती है। क्या मतलब है उसका? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज करें ये एक एंटीना लगा हुआ है और ये एक एंटीना लगा हुआ है और बीच में एयर है, बीच में एयर है, ठीक। तो इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हुए इस एंटीना तक पहुंच रही है। तो बीच में जो हवा या फ्री स्पेस है उसकी बैंडविड्थ होती है 0 से लेके लगभग 6 गीगाहर्ट्ज। मतलब ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है। एनीवेज, तो ये फ्री स्पेस या हवा की ये बैंडविड्थ होती है। इसका क्या मतलब है कि इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच की कोई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव अगर हम पास करेंगे तो पास हो जाएगा हवा से, लेकिन और कोई दूसरी साइन वेव अगर हम हवा से पास करना चाहेंगे तो वो पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साइन वेव भेजूंगा इस एंटीना से तो वो पास होकर इस एंटीना तक पहुंचेगी, लेकिन मैं 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव अगर इस हवा से भेजने की कोशिश करूंगा इस एंटीना के द्वारा तो वो नहीं जा पाएगी, इस एंटीना तक नहीं पहुंचेगी। तो हम बोलेंगे इस केस में ये जो हवा है उसकी बैंडविड्थ हो गई 0 to 6 गीगाहर्ट्ज। तो चैनल के बैंडविड्थ का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसीज जो वो चैनल पास करेगा, बैंडविड्थ के अलावा
बाकी फ्रीक्वेंसी की साइन वेव वो पास नहीं कर पाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सपोज करो आपको जो मैसेज भेजना है या सिग्नल भेजना है, उसमें 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव है, 10 गीगाहर्ट्ज की साइन वेव है, तो आप ये वाला चैनल यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो साइन वेव तो जा ही नहीं पाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू एंटीना। तो बेसिकली अब हम एंटीना की बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। सबसे पहला टर्म जो है दैट इज कॉल्ड एटेन्युएशन। बहुत सिंपल सा टर्म है ये। सपोज करें कोई एंटीना है, मतलब सपोज करें ये एक मोबाइल टावर है फॉर एग्जांपल, उस पर एक एंटीना लगा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे और हर दिशा में फैलती जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाएंगी, इंटेंसिटी का क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाएंगी, सिग्नल की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, सिग्नल वीक होता जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं एटेन्युएशन। इस एटेन्युएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। उसमें से एक टेक्निक है रिपीटर्स। तो इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली और जैसे जैसे आगे जाएंगी वीक हो जाएगा। तो मतलब यहां तक सिग्नल जब तक पहुंचेगा तब तक तो वो इतना वीक हो गया होगा कि उसके पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते हैं कि रास्ते में और बहुत सारे एंटीनाज लगा देते हैं इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे एंटीनाज और लगा देते हैं। अब देख क्या होता है कि इस एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली वो इस एंटीना तक पहुंचेंगी, थोड़ी वीक हुई होंगी बट ज्यादा भी वीक नहीं हुई होगी। ये एंटीना इस सिग्नल को कैच करेगा और फिर से इसको एम्पलीफाई करके भेज देगा। फिर ये वाला जो एंटीना है ये वापस से इसको कैच करेगा और फिर इसको एम्पलीफाई करके भेज देगा, और यही सिलसिला चलता रहता है, जिससे कारण सिग्नल बहुत आगे तक जा सकता है। तो बेसिकली रिपीटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सिग्नल को कैच करते हैं, फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर फाइनली रीट्रांसमिट कर देते हैं इसको। अब देखिए सिग्नल को कैच किया, फिर उसको एम्पलीफाई करके वापस से भेज दिया। कई बार सैटेलाइट्स को भी रिपीटर्स की तरह यूज करते हैं, सैटेलाइट्स एज रिपीटर्स। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। ये दो एंटीनाज हैं अर्थ के ऊपर, बहुत दूर हैं, इसलिए इससे यहां तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। तो कई बार आसमान में ऐसे यहां पे हमारे पास सैटेलाइट होता है, तो इसका जो सिग्नल निकलता है वो सैटेलाइट तक पहुंचता है, फिर से सैटेलाइट उसको कैच कर लेता है और फिर से एम्पलीफाई करके इस एंटीना की तरफ भेज देता है और इस एंटीना तक फाइनली सिग्नल पहुंच जाता है। तो यहां पे देखिए ये सैटेलाइट वही काम कर रहा है जहां पे जैसा काम यहां पे ये रिपीटर कर रहा था। तो यहां पे सैटेलाइट रिपीटर का काम कर रहा है, सिग्नल कैच कर रहा है और फिर एम्पलीफाई करके भेज रहा है। नेक्स्ट थिंग इज रेंज ऑफ एंटीना। जरा समझिए आप, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट h है और उसके टॉप पे एक एंटीना है। इस एंटीना से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या अर्थ पे हर जगह पहुंच पाएगी? क्या यहां पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में अर्थ आ गया। तो इससे निकलने वाले सिग्नल्स अर्थ पे कुछ ही दूर तक जा सकते हैं। देखें यहां से मैंने टैंजेंट ड्रॉ किए दोनों साइड, टैंजेंट। तो ये जो एरिया है ये बस इतने ही रीजन में ये एंटीना अपने सिग्नल्स या अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज पाएगा, इतने ही रीजन में, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलते हैं, इस एंटीना की रेंज। तो यही हमें निकालना है यहां पे।
उसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सिंपल सा। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अर्थ के सेंटर पे और यहां से भी। अब ये जो ट्रायंगल है, इसमें आप देखें पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन राइट डी स्क्वायर विल बी आर ई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर विल गेट 2REH प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा h 2RE प्लस एच। अब क्या है कि ये जो h है वो तो टावर की हाइट है और RE अर्थ का रेडियस है, तो क्लियरली ये जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा RE के कंपैरिजन में। तो फ्रॉम हेयर विल गेट D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RE into H. So this is equation for the range of a antenna on a tower of height H. इससे मिलती जुलती एक और सिचुएशन या एक और क्वेश्चन देखें आप। ये अर्थ की सरफेस है, ये एक एंटीना है और ये एक एंटीना है, ये इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस एंटीना को इधर कर दूं और इस एंटीना को इधर कर दूं तो क्या ये आपस में सिग्नल भेज पाएंगे एक दूसरे को? आप क्लियरली समझ रहे होंगे नहीं भेज पाएंगे। लेकिन मैं अगर इसको इधर भेज दूं और इसको भी इधर भेज दूं, दोनों को पास ला दूं, तो क्या वो आपस में सिग्नल भेज पाएंगे? भेज पाएंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल सिचुएशन है। इससे ये और पास होते तो सिग्नल भेज पाते और इससे दूर होंगे तो सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये d, this is actually the maximum distance between two antennas to communicate। तो ये डिस्टेंस आप समझ रहे हैं क्या है, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इस टावर का हाइट h1 है और इस टावर का हाइट h2 है, तो d निकालने के लिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। यहां से यहां तक d1 और यहां से यहां तक d2। ध्यान दें आप d1 को हम लिख सकते हैं √2REH1। देखिए यहां वाला रिजल्ट यूज किया मैंने। अब देखिए मैंने एंटीना से एक टैंजेंट ही तो ड्रॉ किया था अर्थ पे, एंटीना से टैंजेंट ड्रॉ किया था अर्थ पे, तो उसकी लेंथ आई थी। यहां पे भी ये जो लाइन है वो एंटीना से अर्थ तक टैंजेंट है। वैसे ये जो लाइन है d2 वाली वो भी एंटीना से अर्थ तक टैंजेंट है, तो ये d2 भी कितना आ जाएगा √2REH2। तो जो d है टोटल दैट इज d1 प्लस d2। तो क्लियरली आप समझ गए दैट इज √2REH1 प्लस √2REH2। सो दिस अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनाज जिसपे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। डाइपोल एंटीना, एंटीना एक्चुअली डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। उसमें जो सबसे बेसिक और सिंपल टाइप का एंटीना होता है दैट इज डाइपोल एंटीना। इनफैक्ट डाइपोल एंटीना भी कई तरीके का होता है, लेकिन यहां पे हम सबसे बेसिक टाइप का, सबसे कॉमन टाइप का डाइपोल एंटीना देखने वाले हैं। तो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये जो रॉड आपको दिख रही है ये इसका मेन पार्ट माना जा सकता है। इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के फैलती हैं हर डायरेक्शन में। जैसे आप सपोज करें इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं उनकी अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो ये जो रॉड की लेंथ होती है ये λ/2 के बराबर होती है।